हेलो फ्रेंड्स, विश्व भूगोल की श्रृंखला में आप सभी का मैं आज पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। इसमें हमने पहले ज्वालामुखियों से रिलेटेड एक वीडियो में विश्व भूगोल के अंतर्गत बना चुका हूं, जिसमें मैंने ज्वालामुखी कैसे आते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, इन सभी पहलुओं के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आप लोग उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, और नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये वीडियो जो होगा ये विश्व में मैप में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों को मैप के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसा छिद्र जिसके अंदर से लावा, ये राख, मिट्टी आदि निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ये क्यों निकलते हैं? इसके ऊपर भी कई कारण हैं जिनकी वजह से निकलने के। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक क्रियाओं की वजह से ज्वालामुखी निकलते हैं। जैसे कोई प्लेट वगैरह इधर उधर खिसकती हैं तो उसमें बीच में क्या होता है, लावा ऊपर की ओर बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखी की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये अधिकतर आप देखेंगे जब प्लेटों का जो देखेंगे, प्लेट वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में आगे बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन सी प्लेटें कैसे कैसे होती हैं। जब दो प्लेटें पास में आती तो टकराव की स्थिति बनती है, और जो कमज़ोर होती है वो नीचे चली जाती है, और उसके नीचे जाने से वो प्लेट क्या होती है, गलने लगती है। और गलने की वजह से क्या होता है, उसी प्लेट का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ज्वालामुखी के रूप में, उद्गार के रूप में बाहर आने लगता है। क्योंकि जो प्लेट है, प्लेटों के नीचे आप देखेंगे तो एथनोस्फीयर है। एथनोस्फीयर में क्या लावा भरा हुआ है, वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो आपको ज्वालामुखी की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये तो हो गई कि ज्वालामुखी आते कैसे हैं, लेकिन उसके प्रकार भी कई प्रकार के हैं। अगर हम उसके स्वरूप की बात करें तो आपको देखने को मिल सकते हैं कि क्षारीय ज्वालामुखी और अम्लीय ज्वालामुखी। अम्लीय क्षारीय के भी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अम्लीय ज्वालामुखी जो काफ़ी गाढ़ा होता है, क्षारीय जो होता है थोड़ा सा, क्षारीय की मैं बात करूँ थोड़ा पतला सा होता है, काफ़ी दूर तक फैल जाता है। क्षारीय क्या होता है, वो दूर तक फैल जाता है। अम्लीय क्या होता है, ऊंचाई तक लंबे लंबे वैसे ही रहता है। फिर बात आती है कि ये तो हो गई स्वरूप के आधार पर। दूसरी बात आती है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर भी हम इनको तीन पार्ट में बांटते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिसमें वर्तमान में भी क्या होता है, उद्गार की स्थिति बनी हुई है, उसमें से वर्तमान में क्या होता है, लावा बाहर निकलता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। फिर होता है कि सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी हम उन ज्वालामुखियों को कहते हैं जिनमें भविष्य में, वर्तमान में तो उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उनसे क्या हो सकता है, उद्गार की स्थिति बन सकती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, सुषुप्त अवस्था में है। जैसे आप देखते हैं ठंड के मौसम में कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्रुवी भालू को ले लीजिए या मेढक को ले लीजिए। क्या होते हैं कि आपको ठंडियों के मौसम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे, जैसे गर्मी आएगी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वही बिल्कुल एक प्रकार से उदाहरण के तौर पे मैं बताया हूँ। बाकी आप समझ सकते हैं कि जो उन्हें भविष्य में, क्योंकि होता क्या है कि ज्वालामुखी होते हैं, इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती रहती हैं, तो उसके आधार पर वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कब फटने वाला है। तो जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस थोड़ी बहुत निकल रही है, तो वैज्ञानिक इस आधार पर पता लगा लेते हैं कि भविष्य में इसमें क्या हो सकता है, कि विस्फोट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूजियामा कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी, इसमें कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। फिर आता है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। अतीत में ये ज्वालामुखी कभी सक्रिय अवस्था में रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए। अब ये ज्वालामुखी जो निष्क्रिय हो गए हैं, इनके ना तो वर्तमान में ना तो भविष्य में कभी भी इनके उद्गार की संभावनाएं नहीं है इनकी, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखियों से निर्मित कुछ आकृतियाँ होती हैं, आंतरिक आकृतियाँ और बाह्य आकृतियाँ। वो मैंने ज्वालामुखी के वीडियो में मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा ज्वालामुखी का, तो उसमें आप देखिएगा। तो मैंने आंतरिक और बाह्य दोनों स्थलाकृतियों के बारे में बताया है। आंतरिक स्थलाकृतियों में लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक जैसी स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं, और बाह्य स्थलाकृतियों में हम देखेंगे तो ज्वालामुखी डॉट होता है, और कार्डिलेरा है, और क्रेटर है। ये सब जो भी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया है, आप उसको वीडियो को देखिएगा। लेकिन आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। पीछे मैंने एक मैप बनाया है। मैप में मैंने सभी जो भी परीक्षाओं में आते रहते हैं ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं, उनको मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं उत्तर अमेरिका से। उत्तर अमेरिका में आप देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा अलास्का, और अलास्का में आप देखेंगे तो कटमई पर्वत आपको दिखेगा। कटमई पर्वत, इसको बोलते हैं धुआरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं कटमई पर्वत को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से गैसें वगैरह क्या होती है, निकलती रहती। तो कटमई पर्वत कहाँ पे है, ये अलास्का में। फिर माउंट रेनियर और सेंट हेलेना दोनों कहाँ हैं, यूएसए में स्थित हैं। माउंट रेनियर, सेंट हेलेना दोनों कहाँ हैं, यूएसए में। दरअसल ये सभी क्या है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, प्रशांत का अग्निवलय। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से ले करके पूरा इस तरीके से, और दूसरी तरफ यहाँ पे पूरा, क्योंकि आप ये वाला हिस्सा जब पीछे जोड़ेंगे तो इधर का हिस्सा उधर से मिल जाएगा। जो ये वाला यहाँ पे दिखा है वही चीज़ ये है, यहाँ पे ये है, तो क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। और जो ग्लोब में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या है, जो प्रशांत की प्लेट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हैं कि ज्वालामुखी सक्रियता क्या बहुत ज़्यादा उस प्लेट में आपको देखने को मिलेगी उसके तटीय क्षेत्रों में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो इधर के जितने भी ज्वालामुखी सब रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा हैं। तो माउंट रेनियर सेंट हेलेना दोनों कहाँ यूएसए में है। फिर किलायू और मोनोलोवा ये हवाई द्वीप में है, जो यूएसए का 50वां प्रांत है हवाई द्वीप, उसी के क्या है हिस्से हैं, मोनोलोवा और किलायू दोनों। फिर उसके बाद हम देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको मैक्सिको में दिखेगा पोपोकैटिपिटल, पोपोकैटिपिटल ये मैक्सिको में है, और पेरिकुटिन भी मैक्सिको में ही है, दोनों हैं इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। फिर पकाया कहाँ है, ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला की राजधानी आप कमेंट करके बताइए कौन सी है, बहुत आसान है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर है यहाँ पे आप देखेंगे माउंट पीली है। माउंट पीली को देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर जो आप पैरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी आप देखेंगे तो आपको उसमें माउंट पीली का आपको जिक्र देखने को मिलेगा। माउंट पीली किसमें, मार्टिनिक द्वीप है यहीं पे, उसमें क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है माउंट पीली, और दरअसल जब ये ज्वालामुखी फटा तो इससे मानव जाति ही संकट में आ गई थी, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, जो भी सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनको पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कह की संज्ञा दे दी जाती है कि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य। इस तुल्य का मतलब कि उसके समान, इसलिए उसको तुल्य की संज्ञा दी जाती है। सबसे खतरनाक ये होते हैं माउंट पीलियन तुल्य। फिर एरेनल, एरेनल कोस्टा रिका में है। एरेनल कहाँ है, कोस्टा रिका में है। और वोल्केन बारू पनामा में है, वोल्केन बारू पनामा। फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में चिम्बाराजो, कोटापैक्सी। कोटापैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कोटापैक्सी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और चिम्बाराजो इक्वेडोर, ये दोनों इक्वेडोर में ही हैं, कोटापैक्सी और चिम्बाराजो। फिर एकाकांगुआ, एकाकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, या कहें कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये क्या ज्वालामुखी ही है। फिर ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो की मैं बात करूं तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो ये सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ओजस डेल सलाडो। फिर विलाटिका, विलाटिका चिली में ही है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो उत्तर अमेरिका से रिलेटेड और दक्षिण अमेरिका के इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं यूरोप की ओर, देखते हैं। यूरोप में आप प्रशांत महासागर भूमध्य सागर के आसपास देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से ज्वालामुखी हैं उनको हम देखते हैं। तो ये प्रशांत, इसमें देखेंगे तो एटना है सिसिली द्वीप पर, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर, इटली के ही हैं दोनों, और विसुवियस भी इटली में ही है। तो स्ट्राम्बोली को दरअसल बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। जब रात के तो टाइम पे जब इसके अंदर से उद्गार निकलता है तो प्रशांत महासागर में काफ़ी दूर तक प्रकाश फैल जाता है, भूमध्य सागर में, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोल देते हैं। इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पर है, इटली के। फिर लाकी है, लाकी जो है वो आइसलैंड पर है। आइसलैंड की राजधानी कमेंट करके बताइए। लाकी, लाकी कहाँ है, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी सबसे उत्तरतम राजधानी भी है। फिर अफ्रीका में हम देखेंगे तो अफ्रीका में किलिमंजारो है, और किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। और किलिमंजारो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। तो और एक नीचे लिखा हुआ माउंट इरेबस, माउंट इरेबस जो है वो कहाँ पे है, वो अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका पर क्या, माउंट इरेबस अंटार्कटिका पर है, ये भी याद रखिएगा, अंटार्कटिका। फिर कोह सुल्तान अब लिखा हुआ है, कोह सुल्तान ईरान में है, और एलबुर्ज जॉर्जिया में है। एलबुर्ज कहाँ है, जॉर्जिया में है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नारकोडम निष्क्रिय है, तो ये क्या है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी। फिर पोपा म्यांमार में है, पोपा कहाँ है, म्यांमार में है, तो पोपा भी याद रखिएगा, पोपा कहाँ, म्यांमार। फिर अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्राकाताओ है, तंबोरा है, ये सब कहाँ है, इंडोनेशिया में स्थित है। क्राकाताओ, तंबोरा, इंडोनेशिया। और पिनाटुबो और माउंट ताल दोनों कहाँ पे, फिलीपींस में है, पिनाटुबो, माउंट ताल। और बगाना कहाँ है, बगाना पापुआ न्यूगिनी में स्थित है, बगाना पापुआ न्यूगिनी, देखिए लिखा हुआ है। और जब जापान की ओर हम देखेंगे तो जापान में के पास में आपको देख, तो जापान में आप फोसा मैग्मा नाम की एक पर्वत श्रेणी, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी, इसमें कई सारे ज्वालामुखी स्थित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है उसको हम बोलते हैं माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा एक जापान का प्रमुख कह सकते हैं ज्वालामुखी, और जो टूरिस्ट लोग जाते हैं तो फ्यूजियामा देखने का काफ़ी मनोहारी दृश्य आपको फ्यूजियामा का देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है माउंट फ्यूजियामा। तमु मैसिव प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तमु मैसिव विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और वैसे स्थल की बात करें तो मोनोलोवा है, लेकिन ये अंदर स्थित है, इसलिए इसको हम तमु मैसिव को समझते हैं। तमु मैसिव कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। फिर बगाना मैंने बता दिया। और ये है माउंट रूपेहू। माउंट रूपेहू कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में स्थित है, माउंट रूपेहू न्यूजीलैंड। एक आप लोग प्रश्न सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ये बात गलत है।
ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो न्यूजीलैंड जैसे जो सब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं, आपको मुख्य ऑस्ट्रेलियाई भूमि में, ऑस्ट्रेलिया देश में एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो आपको महाद्वीप के अंतर्गत ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये माउंट रूपेहू यहीं पे है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, उत्तरी न्यूजीलैंड में पड़ता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ टाइम पहले, अभी 4-5 साल पहले की आप बात करें तो इसमें विस्फोट भी हुआ था। और माउंट रूपेहू तो खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है माउंट रूपेहू, अपने दिमाग में इसको रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनको मैंने इसमें समझाने की कोशिश की और एक साथ इनको रख दिया है। परीक्षाओं में इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन उन ज्वालामुखियों को आप ध्यान रखिएगा जो करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्वालामुखी फटता रहता है। कभी आपको दिमाग परीक्षा में आपको मिलेगा या कहीं पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिको में ज्वालामुखी फट गया, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ग्वाटेमाला में फट गया, या कहीं आपको मिलेगा क्राकाताओ, या कहीं कि इंडोनेशिया में फट गया। तो इन ज्वालामुखी जो करंट के फटते रहते हैं, इन सब के बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट करते हुए रखिए, क्योंकि जो सब ज्वालामुखी को मैं इसमें नहीं बता सकता। ज्वालामुखी तो हज़ारों में है, तो हज़ारों तो आपको याद नहीं रखें। जो एक परंपरागत हैं उनको मैंने बताने की कोशिश की है, और जो करंट से रिलेटेड ज्वालामुखी उनको आप पढ़ते रहिएगा। ज्वालामुखी ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी विधिवत जानकारी के लिए, मतलब कि कौन कौन से ज्वालामुखी के बारे में, प्रकार के बारे में आप विस्तृत रूप से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ज्वालामुखी की जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी है, आपको इसी प्लेलिस्ट में, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जब नीचे की तरफ करेंगे तो आपको वहाँ पे ज्वालामुखी के नाम से एक वीडियो मिलेगा। उसको आप देखिए तो आपको ज्वालामुखी से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ सब कुछ क्लियर कट पता चल जाएगी। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने के साथ साथ पसंद भी आया होगा, और आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि तो हो ही गई होगी। आगे मैं आपको ज्ञान में वृद्धि करता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और नए नए वीडियो पढ़ते रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ है देखने के लिए, आप इसको विजिट कीजिए। सिर्फ एक वीडियो मत देखिए, जो भी वीडियो पढ़ते हैं उनको देखिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं वो वेल एजुकेटेड टीचर हैं, या जो भी लोग पढ़ाते हैं वो अपने आप अपने विषय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और उन विषयों में अच्छी कमांड रखते हैं। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो या मैथ की बात हो, जो भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनको तत्परता के साथ देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसके फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग सपने बहुत बड़े बड़े सभी देखते हैं कि मैं एक दिन ये बन जाऊंगा, IAS बन जाऊंगा, PCS बन जाऊंगा। सपने देखते हैं, या कहें कि मानते हैं कि मैं एक दिन वो बन ही जाऊंगा। लेकिन सपने देखने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको उसको लेकर के करना पड़ेगा। मानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। और चाहत मत रखिए कि मैं बनना चाहता हूँ। चाहत रखने के अलावा उसको लेकर के कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो कठिन परिश्रम के लिए हम लोग इसीलिए आपके लिए तत्पर हैं, ताकि आपको जो परिश्रम है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और परिश्रम के दौर में आपको, क्योंकि किताब आप जब खोलते हैं तो आपके सामने 50 पन्ने खुल के आते हैं, और 50 पन्नों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो उसी चीज़ों को मैं आसान करने के लिए आपके पास आया हूँ, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको फटाफट चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको ज्ञान में थोड़ा वृद्धि हो। और चीज़ों कंपटीशन बीट करना आज के दौर में इतना आसान नहीं है। एक प्रीलिम्स की परीक्षा निकालना भी आज के दौर में उतना आसान काम नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब तक पढ़े रहेंगे तो प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर जो आप कुछ सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं सिलेक्टेड, उनको आप निगलेक्ट करेंगे तब आपका नहीं निकल सकता। तो ज़रूरी ये है कि जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपको उसका आगे लाभ मिल सके। और जो भी टॉपिक पढ़ें तो ये मत सोचें कि आया हुआ है। अगर जब UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाइए। अगर जब UP PCS या अन्य स्टेट PCS की तैयारी करें तो आप रटने की क्षमता को साथ साथ समझने की क्षमता को बढ़ाइए, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और जो भी इसमें कमी रही वो भी हमें कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल धन्यवाद।